नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है हेल्पिंग हैंड। मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आज मैं डायरेक्टली सीधा हम लोग पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, फैमिली पेंशन जो भी है पेंशन का सेगमेंट में जो हम लोगों का मेन डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। हम लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट में एंटर करेंगे और देखेंगे इस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स है और ये कैसे हेल्पफुल बन सकता है हम लोगों के लिए, जो भी पेंशनर्स है उन लोगों के लिए। कैसे ये वेबसाइट पेंशनर्स के हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकता है। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं DOPPW.gov.in इस वेबसाइट में। इसके लिए आप लोगों को सिंपली गूगल में DOPPW.gov.in लिखना है। ऐसा एक प्रतिच्छवि आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप लोग घुस जाते हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो है ये हिंदी में है, मगर कुछ लोग अगर बोलता है कि मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं हिंदी पढ़ने नहीं आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऊपर में, आप लोग लैंग्वेज पे जाइए, यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आ गया है पूरा पोर्टल, पूरा जो पेंशन और पेंशन वेलफेयर का जो वेबसाइट है पूरा आ गया है। यहाँ पर आप लोगों को अबाउट द डिपार्टमेंट नाम के सिंपली शुरू में ही एक ब्रीफ दिया गया है, जहाँ पर लिखा गया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोवर्ट अंडर CCS पेंशन रूल्स कब से चालू हुआ है, ये कौन कौन पेंशन देखता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मेनली सेंट्रल सिविल पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर देखता है, और सेंट्रल जो पेंशन सेंट्रल का जो भी पेंशन है अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका अलग से रहता है। अपार्ट फ्रॉम EPF और MP एक्ट का जो भी पेंशन होता है, EPS जो भी होता है वो भी अलग डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखता है। और NPS जो 2004 साल के बाद चालू है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ये देखता है। तो अभी हम लोग आलोचना करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का जो वेबसाइट है उसका फीचर्स क्या है, क्या सारा कंटेंट है, कैसे पेंशनर को यहाँ पे हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग मेनू में क्लिक करते हैं। मेनू में क्लिक करने के बाद हम लोग अबाउट अस में जाते हैं। अबाउट अस में जाने के बाद ही देखिए बाएं तरफ एक बोल्ड सा लिखा हुआ है हर एक पॉइंट वाइज, जैसे प्रोफाइल, स्टेक होल्डर, द पेंशनर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन ग्रीवेंस रिडर सिस्टम, सर्कुलर्स, रूल्स रेगुलेशंस, फॉर्म्स, क्वेरीज, 7 CPC, पब्लिक ग्रीवेंस, सिटीजन चार्टर, आइडियाज ऑन इनोवेशन, की इंस्ट्रक्शंस फॉर बैंक, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट कमिटी, फोटो गैलरी, जीवन प्रमाण जो कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, PRC, प्रोसेस रोड मैप, पार्लियामेंट क्वेश्चंस, हिंदी ग्रोसरी आर्कल। इस सारे कंटेंट में से, इस सारे चीज़ों में से बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग उस इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो अगर आप लोग हमको मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे कमेंट ऐसा भी देते हैं कि हमें सारे जो है पॉइंट पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर दीजिएगा, तो श्योर मैं इन कमिंग डेज सारे जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस कर देंगे। मगर पहले आज हम पहले ही जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। क्लिक कीजिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि पेंशनर से अनुरोध है कि वो लोग पहले जान ले कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में देखिए पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर पॉइंट वाइज डिटेल दिया हुआ है। हम डिटेल यहाँ पर पर्टिकुलरली एकदम डिटेल, जैसे पहले डिटेल है पेंशन, दूसरा डिटेल है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तीसरा डिटेल डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, जनरल पब्लिक प्रोविडेंट इंसेंटिव्स, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, लीव एनकेसमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, TA फॉर सेटलमेंट एंड एटेस्टेशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारा जो चीज़ है यहाँ पर इन ब्रीफ आप लोगों को दिया गया है। आप लोगों से अनुरोध होगी कि आप लोग काइंडली ये गो थ्रू कर ले एक बार। हम बहुत शॉर्टकट में मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए एक कर्मचारी अगर 10 साल किसी डिपार्टमेंट में सर्विस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में सर्विस देता है, तो जाके वो पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर कोई व्यक्ति फैमिली पेंशन के लिए भी एलिजिबल होता है, उसका जो स्पाउस है और विडो है और विडोअर है वो भी एलिजिबल होता है, अगर वो ड्यूटी करने के एक साल के अंदर ही उसका देहांत हो जाता है,
फिर भी उसका जो पेंशन है, उसका जो बेनिफिट्स है वो भी मिलने वाला होता है। इज एलिजिबल टू रिसीव फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑफ अ स्पाउस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, 1 साल के बाद अगर कोई कंटिन्यू करने के बाद उसका देहांत हो जाता है, फिर भी वो एलिजिबल हो जाता है पेंशन के लिए। यहाँ याद रखिएगा, अगर इन केस 1 साल के अंदर ही किसी का देहांत हो जाता है तो वो आदमी भी, वो कर्मचारी भी पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। उसको वहाँ पर एक मेडिकल अथॉरिटी से फिट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि काम करते समय फिट था। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ इसके वजह हो सकता है, इसके लिए डेथ हो गया, और जो बेनिफिट्स है वो उसका स्पाउस को, विडोअर को सब मिल सकता है। अभी यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 पेंशन का कैलकुलेशन कैसा होता है। पेंशन का कैलकुलेशन 1/1/2006 से उसका लास्ट जो बेसिक पे है उसके आधार से होता है। और लास्ट 10 मंथ्स नहीं, वो क्या बेसिक का एवरेज करके भी वो हो सकता है। द अमाउंट ऑफ पेंशन इज 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स और एवरेज एमोल्यूमेंट्स व्हिच एवर इज बेनिफिशियल। बेसिक जो पेंशन मिलता था उसका 50% ही पेंशन पकड़ा जाता है, और जो लास्ट 10 मंथ्स में वो जो बेसिक पे उसका था उसका एवरेज करके उसका 50% उसको पेंशन एज ए पेंशन दिया जाता है। अभी याद रखिएगा, प्रेजेंटली 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन है एक आदमी का। तो याद रखिएगा कि अगर किसी को ये संभव नहीं है कि 9,000 के नीचे पेंशन मिले, अगर इन केस किसी को 9,000 के नीचे पेंशन मिल रहा है तो इनजस्टिस हो रहा है। और मैक्सिमम जो है वो बेसिक पे का 50% हाईएस्ट पे दिया जाता है। प्रेजेंटली वो है 1,25,000। तो क्या किसी का अगर लास्ट पे ड्रॉ किया है 2.5 लाख रुपए तो उसका 50% 1,25,000 होता है। तो अभी इंडिया में हाईएस्ट पेंशन पे ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होल्डर के लिए 1,25,000 रुपये। फिर एक आता है चीज़, वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, उसमें क्या आता है कि एक आदमी, एक कर्मचारी, उसका अगर इंटेंशन हो कि मैं पेंशन का एक कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ लमसम अमाउंट विथड्रॉ करूँगा कुछ पर्पस के लिए, जैसे उसका हो सकता है कोई हाउस बिल्डिंग के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो वो संभव है। उसको कहता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। उसमें क्या होता है, उसमें एक कर्मचारी और एक रिटायर्ड पर्सन अप टू 40% ऑफ his pension amount can withdraw into a lump sum payment। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 1 साल के अंदर अगर कोई रिटायर कर जाता है, रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर कोई एक क्लेम करता है तो उसको कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स नहीं देना जमा पड़ता है। मगर अगर कोई 1 साल के बाद बोलता है कि मुझे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन चाहिए तो वो भी ये अवेल कर सकता है, मगर उसमें आप लोगों को कोई मेडिकल एग्जामिनेशन अंडरगो करना पड़ेगा। ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक लमसम अमाउंट है जो उसका जो मंथली पेमेंट है उसका हिसाब से दिया जाता है। उसमें इसका पेंशन रिड्यूस हो जाता है, और बाकी जो मान लीजिए किसी का अगर 40,000 पेंशन मिलने वाला है तो हो सकता है कैलकुलेशन करने के बाद उसका पेंशन मंथली 10,000 आता है, तो बाकी 30,000 रुपये का आ गया। तो 30,000 रुपये वो वन टाइम अप टू 40% लमसम पेमेंट पहले ही अवेल कर चुके हैं, जो 15 साल के बाद रिस्टोर हो जाता है। ये अल्टीमेटली 15 ईयर तक ही एक कैलकुलेशन करके दिया जाता है। ओके, ये देखिए एक टेबल है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का एक टेबल है, वो सिंपली एक कैलकुलेशन किया गया है। ओके, देन डेथ एंड रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। आप लोगों को छोटा सा हम बताया कि एक कर्मचारी अगर 5 साल मिनिमम काम कर लेता है तो उसका भी जो ग्रेच्युटी अमाउंट है उसको आफ्टर हिज डेथ उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसका बेनिफिशरीज को जैसे उसका विडो को हो सकता है, उसका स्पाउस को हो सकता है, विडर भी हो सकता है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट 1/4 ऑफ ए मंथ्स बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोगों को बहुत बारीकी से पढ़ना है और समझना है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट 1/4 ऑफ मंथ्स बेसिक पे प्लस डियरनेस। जो बेसिक पे उसका 1/4 भाग उसको मिलने वाला है, प्लस उसका डियरनेस अलाउंस भी उसको देने वाला है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट।
ठीक है, जिस डेट में वो रिटायर कर रहा है उस डेट के आधार से ये कैलकुलेट होता है। जो भी अपने सर्विस काल में हर एक 6 मंथ्स मान लीजिए 1 साल में 2 6 मंथ, तो हर एक 6 मंथ्स और जितना जितना कंप्लीट किया है वैसे आधार से ये कैलकुलेट किया जाता है। इसका 33 ईयर्स कोई अगर काम कर देता है तो उसको फुल बेनिफिट मिल सकता है ग्रेचुटी में, जो 16.5 टाइम्स होता है, 16.5 गुना होता है, और मैक्सिमम होता है 20 लाख। यहाँ पर एक टेबल किया गया है कि डेथ बेनिफिट कैसे आप लोगों को मिलेगा। देखिए, कोई अगर लेस देन 1 ईयर सर्विस करता है तो 2 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे उसको दिया जाता है, उसका बेसिक पाँच वो 2 गुना दिया जाता है। कोई अगर 1 ईयर से ज़्यादा करता है बट 5 ईयर से कम करता है, 5 साल से कम करता है, तो 6 टाइम्स के बेसिक पे उसको दिया जाता है। ऐसे करके सेग्रीगेट किया गया है। तो आप लोगों से दरखास्त है ये बारीकी से पढ़ लीजिएगा। कोई भी पॉइंट में आप लोगों का अगर समस्या हो तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को समाप्त करना है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा टच करके यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद सर्विस ग्रेचुइटी है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम अगर पढ़े, रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सर्विस ग्रेचुइटी एंड नॉट पेंशन। सर्विस ग्रेचुइटी अलग से होता है। इफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर्स, रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सर्विस ग्रेचुइटी नॉट पेंशन। ठीक है, 10 साल के नीचे अगर किसी का नौकरी चला जाता है, नौकरी छोड़ देता है, तो उसको सर्विस ग्रेचुइटी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एडमिसेबल अमाउंट इज हाफ मंथ्स बेसिक पे लास्ट ऑन प्लस DA फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड। सभी हिसाब जो कैलकुलेशन किया जाता है वो 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस होता है, उसके आधार से किया जाता है। उसके बाद है इशू ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट। इस पर सिंपली आप लोग याद रखिए कि रिटायर्ड करने के पहले जो लास्ट 2 मंथ्स आता है, तो 2 महीने पहले ही आप कोई अगर क्वार्टर ले रखा है, कोई भी एसेट्स आपका सरकारी एसेट्स आपके पास रह जाता है तो वो रिकवर कर लेना है सरकार को। वो इसमें आपको क्लीन चिट दिया जाता है अगर वो सब रिकवर कर लिया जाता है, नहीं तो आपको नो डिमांड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओके, और इसमें आपका जो पेंशन अमाउंट हो सकता है, आपका जो ग्रेचुइटी हो सकता है, वो अगर कोई आप लायबल रह भी जाए तो वो डिडक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई समस्या होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जनरल प्रोविडेंट फंड एंड इंसेंटिव्स है, वो भी सिंपली है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर टेम्प्रोरी गवर्नमेंट सर्वेंट के भी लिए ये सुविधा है। हाँ, जो 1 ईयर सर्विस कर चुके हैं, कंटिन्यूस 1 ईयर सर्विस कर चुके हैं, उसके लिए भी ये सुविधा है। इसमें एक शेयर होता है जो कर्मचारियों को देता है, सरकार भी इक्विवेलेंट एक शेयर देता है। सब्सक्राइब करना पड़ता है, नॉमिनी का नाम आदि दाखिल करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप यहाँ पर करना पड़ता है। उसके बाद डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, और लीव एनकेसमेंट भी है जो हम लोग जानते हैं। 300 डेज अप टू 300 डेज कोई अर्न लीव और हाफ पे लीव उसको वो इनकम कर सकता है, अर्न कर सकता है अपना कार्यकाल में। और ग्रुप इंश्योरेंस भी है, यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस का सुविधा भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ग्रुप एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ए पोर्शन ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन पेड व्हाइल सर्विसिंग इन द क्रेडिट इन ए सेविंग फंड। मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, एक सेविंग्स फंड होता है ऑन विच इंटरेस्ट अकाउंट, जहाँ पर इंटरेस्ट सूद भी मिलता है। ठीक है, फॉर्म 4 में फिलअप करना पड़ता है। देखिए, ये सब बताने का कारण यही था कि देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सब है। अगर कोई बंदा इसमें से कोई भी बेनिफिट्स उसको नहीं मिल रहा है प्रायर, वो अगर ये बेनिफिट्स के लिए ऑप्टेड किए थे, बाद में इसको नहीं मिल रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है, कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर सकता है। अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि यहाँ बाएं तरफ देखिए और क्या क्या है। अबाउट अस, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट पेंशन नोट और दी एग्रीव्ड। ठीक है, अभी मान लीजिए इसमें से कोई आपका जो पॉइंट है, बेनिफिट्स है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एग्रीव्ड में क्लिक करना है। एग्रीव्ड में आप अगर क्लिक करता है तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन खोल जाता है। क्या क्या ऑप्शन है? ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, पेंशन रिलेटेड, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन अदर देन पेंशन, नोडल ऑफिसर्स, ग्रीवेंस रिड्रेस फॉर्मेट, पेंशनर्स ग्रीवेंस सेल, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। ये पांचों जो ऑप्शन है जो आपको हेल्प करने वाला है।
तो सिंपली अगर आप कोई इस प्लेटफॉर्म से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ग्रीवेंस रजिस्टर करने चाहता है तो आप सिंपली ग्रीवेंस लॉन्च करेंगे जहाँ पर लिखा है पेंशन रिलेटेड। आप अदर देन पेंशन में करेंगे तो पब्लिक ग्रीवेंस में आ जाएगा, अगर आप लोग पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंस रजिस्टर करेंगे तो पेंशनर्स पोर्टल में आप लोग इन कर जाएंगे, जो पीजी पोर्टल जिसका नाम है। उसके बाद नोडल ऑफिसर से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप कौन सा डिपार्टमेंट से काम किए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट से रिटायर्ड किए हैं, वहाँ का नोडल ऑफिसर्स है। और इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वहाँ पर भी नोडल ऑफिसर्स है। बैंक, कौन सा बैंक से आपका पेंशन खाता है, वो भी नोडल ऑफिसर्स वहाँ पर भी है। ये इन कमिंग डेज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आज ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। देखिए, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन जब भी हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पर pgportal.gov.in ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एक वेबसाइट हम लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पर बाएं तरफ आप लोग सिंपली देखिएगा, ऑप्शन है 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। होम है, घुस जाएंगे। पीजी पोर्टल क्या है आपको डिस्क्रिप्शन एक दे देगा वो लोग, उसमें क्या सिस्टम है, कैसे आप लोग यहाँ का सुविधा आप लोगों को मिलेगा, क्या क्या दिक्कत आपको फेस कर रहा है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं यहाँ पर। दूसरा बात है लॉज योर ग्रीवेंस, सेंड रिमाइंडर क्लेरिफिकेशन, व्यू योर ग्रीवेंस स्टेटस फीडबैक। लॉज योर ग्रीवेंस में आप सिंपली आपका ग्रीवेंस जो है, आपका जो असुविधा है, आप डायरेक्टली लॉज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक दाहिने तरफ ऑप्शन है फॉर पेंशनर्स एसोसिएशन, क्लिक हियर टू लॉज योर। मान लीजिए इंडिया में बहुत सारा पेंशनर एसोसिएशन है, थैंकफुल टू दोज एसोसिएशंस, क्योंकि ये एसोसिएशंस बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही काम में आते हैं। इसका डिटेल्स भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे इन लोगों का डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा। तो अभी हम लोग जो मुद्दे पे है वो है लॉज योर ग्रीवेंस। मान लीजिए लॉज योर ग्रीवेंस में आप लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद 3 जो ऑप्शन है वो भी बता देते हैं ब्रीफ में। सेंड रिमाइंडर एंड क्लैरिफिकेशन, अभी जो ग्रीवेंस आप लॉन्च करते हैं उसका अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को थ्रू दिस पोर्टल। हाँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जब फीड करेंगे पीजी पोर्टल में, और उसके बाद आपका कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है, उसके बाद आप एंटर कर जाएंगे। वहाँ पर नीचे ऑप्शन रहेगा कि आप रिमाइंडर दे सकता है, क्लैरिफिकेशन भी दे सकता है। अगर कोई संतुष्ट नहीं है आप कोई आंसर से, आप क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, फीडबैक दे सकता है। बी और गिवन स्टेटस सिंपली क्लिक करेंगे तो गिवन स्टेटस में आप लोग जाएंगे, फीडबैक वहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, तो लॉज योर ग्रीवेंस में हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए लॉज योर ग्रीवेंस जब भी आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। ये ऑनलाइन है, टोटली ऑनलाइन है, कोई यहाँ पर मैनुअल कि आप हाथ से लिख के स्पीड पोस्ट में भेज रहे हैं ऐसा नहीं बात है। ये ऑनलाइन आप क्लिक कीजिएगा, सारे डिटेल फिल आप कीजिएगा, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सबमिट करके आप ऑटोमेटिक एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप लोग कभी भी उस रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करके अपना स्टेटस आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर रेफ़र करके कहीं भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आप लोग चिट्ठी लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है स्टार देके लाल अक्षर में लिखा हुआ है, लाल कलर में, मैंडेटरी फील्ड्स। जो भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। मैंडेटरी फील्ड्स मतलब उसको आपको फिलअप करना ही है। ओके, तो पहली ऑप्शन है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फ्रॉम हुइच रिटायर्ड। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हुइच रिटायर्ड मान लीजिए आप सिलेक्ट करता है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड फीड आप किया गया है। देखिए यहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर फीड किया गया है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट को यहाँ पर आपको देना है। मान लीजिए आप काम करते थे कोई भी एक, मान लीजिए ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स में काम करते थे आप, तो क्लिक कर दीजिए आप। तो आपका जो ग्रीवेंस है वो फाइल्ड होगा ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स में, डायरेक्ट जाएगा। ओके, ऑफिस दूसरा देखिए, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुइच रिटायरिंग, ये मैंडेटरी नहीं है मगर ये दे देना है सहूलत के लिए, क्योंकि वो लोग आपको रेडी रेफरेंस आप लोगों को मिले कि आप लोग वो लोग जान सके कि आप कहाँ से रिटायर्ड किया है। सिंपली आप दे सकता है अकाउंट जनरल ऑफिस महाराष्ट्र, अकाउंट जनरल ऑफिस बंगाल, अब लिख सकता है यहाँ पर। देखिए
अकाउंट जनरल ऑफिस रांची, अब लिख दिए। कंप्लेंट कैटेगरी उसके बाद आता है। कंप्लेंट कैटेगरी में आप मेल है, फीमेल है, अदर्स है, जो भी है। मेल है, आप मेल क्लिक कीजिए। नेम ऑफ कंप्लेंट, आपका नाम XYZ दे दिया आपका नाम। इज़ द कंप्लेनेंट एंड द PPO होल्डर द सेम पर्सन, अगर आप ही कंप्लेनेंट है और आप ही पेंशनर है और PPO होल्डर है, आप अगर सेम पर्सन है तो आपको येस देना है। अगर हो सकता है आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई आपके हो के बोल रहा है, वो भी आप लिख सकता है। अगर नो है तो वहाँ पर आपको उसका एड्रेस, नाम, PPO होल्डर नेम, अगर नो है, आप देखिए लिखा है नेम ऑफ कंप्लेंट XYZ, इज़ द कंप्लेनेंट एंड द PPO होल्डर द सेम पर्सन। अगर नो है तो यहाँ पर नाम आप चेंज कर दीजिएगा, PPO होल्डर नेम एक रहेगा, एड्रेस एक रहेगा, ठीक है। अगर यह नो है, अगर येस है, ये सब ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। अब डायरेक्टली एड्रेस यहाँ पर आपका फीड कीजिएगा, कोई भी एड्रेस हो सकता है। ये ऑप्शन क्यों दिया गया है, मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग आदमी है, 80 साल का है, हाँ, वो कंप्लेंट दाखिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका क्षमता नहीं है कि उतना वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज कर सके, तो उसके बिहाफ में उसका ग्रैंड चाइल्ड, कोई ग्रैंड सॉन प्रॉब्लम उसका ग्रीवेंस दे रहा है, तो वो भी अपना नाम यहाँ दे ही सकता है। अब मान लीजिए जो PPO होल्डर है उसका देहांत हो गया है, ठीक है, उसका वाइफ और स्पाउस जो भी है और हस्बैंड जो भी है वो यहाँ पर कंप्लेंट लिख रहे हैं, वो भी अपना नाम यहाँ पर दाखिल कर सकता है। उसका एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस आप जहाँ पर रहते हैं उस एड्रेस दीजिएगा, जहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस दीजिएगा ऑलवेज। मान लीजिए आप रिटायर्ड करने के बाद, जब नौकरी कर रहे थे तो दिल्ली में था, रिटायर्ड करने के बाद अपने संतान के पास चले गए आप लोग, हाँ, संतान के पास चले गए तो कलकत्ता हो गया, तो आप कलकत्ता का एड्रेस दे दीजिएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा अभी प्रेजेंट एड्रेस में होगा, ओके। पिन कोड दीजिएगा, कंट्री दीजिएगा, स्टेट आप लोग जहाँ एड्रेस है वो वही दीजिएगा, ओके। मोबाइल नंबर अब दीजिएगा अपना, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, मगर मोबाइल नंबर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आपका अपडेट आएगा, अपडेशन जो भी मिलेगा वो मोबाइल नंबर पे ही आएगा। फ़ोन नंबर अगर रहता है तो फ़ोन नंबर दीजिएगा, कम्युनिकेट कर सकता है कोई डिपार्टमेंट से। ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा, किसी ना किसी का ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि ये सर्विस बहुत अच्छा है। जब भी आप कंप्लेंट दाखिल कर दीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी में कॉन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, इवन आपका मोबाइल नंबर में भी एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका कंप्लेंट और जो भी है ग्रीवेंस हम लोग रिसीव कर चुके हैं, ओके। और अगर ये डिस्पोज हो जाता है, ये डिस्पोज भी हो जाता है, तब आपको मेल और मैं फ़ोन में मैसेज ज़रूर जाएगा कि आपका कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, आप काइंडली गो थ्रू कर लीजिए क्या है हम लोगों का फीडबैक। अभी PPO नंबर आपको देना है, PPO नंबर आपका दे दीजिएगा, जो भी है PPO नंबर। उसके बाद लास्ट पोस्ट हेल्ड, कोई भी अगर था कोई लास्ट पोस्ट हेल्ड सेक्शन ऑफिसर आप दे सकता है, ठीक है। अभी टाइप ऑफ रिटायरमेंट, नेचर ऑफ पेंशन, कैसा नेचर, बहुत सारा ग्राउंड में पेंशन मिलता है। टाइप ऑफ रिटायरमेंट में बहुत सारा होता है, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, सुपर एन्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन है, उस ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। सुपर एन्यूशन हो सकता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकता है, फैमिली पेंशन होता है, NPS होता है, अदर्स होता है। अब अगर इसमें कोई भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है तो अदर्स दे दीजिएगा, ओके। अगर कोई कैटेगरी में अब बिलोंग करता है, मान लीजिए आप फैमिली पेंशन कैटेगरी, फैमिली पेंशन मिलने वाला है आप, तो अभी फैमिली पेंशन के लिए आप लोग बोलेंगे तो फैमिली पेंशन क्लिक कीजिए। फिर ईयर ऑफ रिटायरमेंट अगर याद है तो बहुत अच्छा है, स्टार मार्क नहीं दिया गया है, याद रहेगा 1990। हैव यू अप्रोच्ड योर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद दिस गिवेंस, पहले आपको पूछा जाता है कि आप अपने मिनिस्ट्री को, जो भी मिनिस्ट्री के अंडर आप आते हैं और डिपार्टमेंट को अप्रोच किए हैं, बातचीत किए है, उसको चिट्ठी आदि लिखे है, मुझसे बोला है कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अगर आप किए हैं तो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाइए, अप्रोच बट नो रिस्पॉन्स। अब बोले थे फ़ोन से हो, मेल से हो,
बाद में आप लोगों को बताएंगे कि मेल कैसे लिखेंगे, कहाँ क्या लिखेंगे। अगर कोई हमको पर्टिकुलरली बोलता है मैं यहाँ काम करता था, कमेंट में अगर मुझे कोई दे तो मैं यहाँ काम करता था, मगर किसको मेल लिखना है तो हम उसको कंसल्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। अप्रोच बट अनसेटिस्फैक्टरी दूसरा ऑप्शन है। अप्रोच किए थे मगर उत्तर ठीक से नहीं है। माई ग्रीवेंस रिलेट्स टू बैंक CPAO। तीसरा है कि मेरा जो PAO है, पेरेंट्स अकाउंट्स ऑफिस, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ग्रीवेंस है बैंक एंड CPAO के साथ। बैंक और CPAO के जो इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो CPAO है। कमिंग डेज और अपकमिंग डेज में लेटर वेज CPAO के बारे में हम लोग बात करेंगे, बैंक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन है आप दे सकता है। मान लीजिए आपका आप नॉट अप्रोच किया है तो नॉट अप्रोच कर दीजिएगा। मगर आपसे आप लोगों से दरख्वास्त यही होगा कि ग्रीवेंस डालने से पहले आप लोग काइंडली अप्रोच कर दीजिएगा। आइदर फ़ोन में हो, फ़ोन अब अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में ऑब्वियसली आप लोग जो व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसका नाम पूछ लीजिएगा, डेजिग्नेशन पूछ लीजिएगा, सर आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। क्योंकि नाम अगर नहीं बोलता है तो भी डेजिग्नेशन पूछ लीजिएगा, ताकि आप लोग अगर कोई चिट्ठी आदि उसको करेंगे तो आप लोग लिख सकता है जे ऑन दैट डेट I have contacted such and such person, posted in such office such designation। हाँ, उसके वो से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में मुझे मेरा ये बात हुआ, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, मगर आज इतना तारीख हो गया अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि अप्रोच बट अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। रेफरेंस नंबर, अगर कोई रेफरेंस नंबर हो सकता है। आप अगर मेल देता है किसी को, अगर ईमेल भेजता है तो ईमेल का डेट ही आप लोग रेफरेंस नंबर दे सकता है। ये लिख देते ईमेल डेटेड 10/3/2021। अब दे देते ईमेल डेटेड, ये रेफरेंस हो गया। उसके बाद अगर कोई आप स्पीड पोस्ट में चिट्ठी में आप लोग भेजे तो वहाँ पर डेट दे सकता है आप लोग। लेटर डेटेड 10 तारीख 12 तारीख जो भी है आप लिख सकते हैं, 12/3/21। ठीक है, ऐसे आप लोग रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। रेफरेंस डेट यहाँ पर वही डेट डालिएगा रेफरेंस नंबर के, इफ एनी 12/3/2021। ठीक है, इसके बाद आपको बारीकी से ये पढ़ लेना, बहुत केयरफुली ये पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ एंटर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन अप टू 4,000 more characters. Please do not enter characters other than A to Z, small a to Z, 0 to 9। और ये जो ऑब्लिक है, एक कोमा है या फुल स्टॉप है, अपर डैश है, लोअर डैश है, फर्स्ट ब्रैकेट है, इसके अलावा आपको यहाँ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करेगा। मान लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो आपका ग्रीवेंस है, सब्जेक्ट है, जो भी आपका क्वेरी है, इशू है, वो 4000 कैरेक्टर के अंदर ही रहना चाहिए। ओके, तो ये आप टाइप कर सकता है कैसे कर सकता है आप लोग। रेस्पेक्टेड सर, काइंडली अलाउ मी टू से समथिंग, ऐसे करके से समथिंग अबाउट माई प्रॉब्लम लिख सकते हैं, विच आई एम गोइंग थ्रू। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जे कि आई एम रिटायर्ड, मेरा नाम, अब तो नाम ऊपर में देखता है, आई हैड बीन, ऐसे करके लिखिए, आई हैड बीन अपॉइंटेड एज सेक्शन ऑफिसर अंडर AG झारखंड since the year
दे भी सकते हैं 1992, 2004। अब आपका प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आपको एरिया नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली लिखिएगा आई हैव अप्रोच्ड माई PAO, बड़ा PAO विच इज़ जो भी है अकाउंट जनरल ऑफिस रांची फॉर सेटलमेंट ऑफ माई ड्यू एरियर्स which is pending since last 2 years, but unfortunately my appeal is not being entertained at all। हो सकता है आपका डियरनेस अलाउंस 1 लाख रुपए DU है, हो सकता है आपका एरियर 2 लाख रुपए DU है, तो अब दे सकता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 2 लाख, which I am, for which कर दीजिए, for which I am eligible, but due to ignorance it has not been paid। Please look into this matter and oblige। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए आपका बहुत सारा अभी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, अभी 3497 कैरेक्टर्स बचे हैं, मगर याद रखिएगा कोई भी डिपार्टमेंट को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं तो बहुत प्रिसाइजली, टैक्टफुली और बहुत शॉर्ट में, स्पष्ट भाषा से आप लोग लिखिए। देखिए वो लोग एग्जीक्यूटिव्स है, वो लोग इतना टाइम नहीं रहता है सारे को डिटेल करना, सारे को पढ़ना, सारे डिटेल्स पढ़ना, तो अभी टैक्टफुली छोटा सा आप अगर लिख देता है, यहाँ पर आप जैसा लिखा है, रेस्पेक्टेड सर काइंडली अलाउ मी टू से समथिंग अबाउट माई प्रॉब्लम which I am going through। I had been appointed as section officer under AG Jharkhand since the year 1992-2004। I have approached my PAO, which is Account General Office Ranchi, for settlement of my due arrears, which is settlement of I have approached my PO, which is Account General Office Ranchi, for settlement of my due arrears, which is pending। ये pending होगा, pending since last 2 years, but unfortunately my appeal is not being entertained at all। it is दीजिएगा, it is approximately res 2 lakh, for which I am eligible, but due to ignorance it has not been paid। Please look into this matter and oblige। बहुत सिंपल सा आपका ये जो आपका समस्या है आप यहाँ पर रेज़ किए हैं और
इसमें काम हो जाएगा। अभी ऑप्शन देखिए, डू यू वांट टू अपलोड पीडीएफ अटैचमेंट, ओनली पीडीएफ अटैचमेंट यहाँ पर लेंगे तो यस ऑब्वियसली आप लोग कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई पीडीएफ चूज़ फाइल कीजिएगा जहाँ से भी आपको लेना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल का फाइल मैनेजर में आपका पीडीएफ फाइल रहता है, उसको नाम दे के रखिएगा XYZ, लिख रखिएगा उसका DNS रिलेटेड, अगर कोई एरिया रिलेटेड लिख लीजिएगा, अगर कोई है फैमिली पेंशन रिलेटेड तो उसको नाम दीजिएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई करने का सुविधा हो। उसके बाद याद रखिएगा ये 1 MB के अंदर ही होना चाहिए ये PDF। यहाँ पर बल्कि यहाँ पर कोई कुछ दिया नहीं है। उसके बाद प्लीज़ टाइप द कैरेक्टर्स अपेयरिंग इन द इमेज बिलो, आपको ये कैरेक्टर टाइप करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक टूल है। उसके बाद आपको आई यार बाई स्टेट द फैक्ट्स मेंशन है वो बट ट्रू एंड बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, ये एक अंगीकार आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट जब आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। मगर देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन लेफ्ट किया है इसीलिए मेरा अभी सबमिट नहीं हुआ। जो भी आप ऑप्शन लेफ्ट कर दीजिएगा वो सबमिट नहीं होगा, मगर आप कंटेंट में जो भी लिखे रहेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रह जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स, आज व्यूअर्स नमस्ते, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे क्योंकि ज़्यादा अभी हम लेक्चर देंगे तो दिमाग से आउट भी हो सकता है बहुत सारा चीज़। तो आज हम लोग यही जाने कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के वेबसाइट में हम लोग एंटर किए, उनका फीचर्स हम लोग देख लिए, रिटर्न बेनिफिट्स क्या क्या है, और भी बहुत सारा चीज़ है। आप लोगों से दरखास्त है आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आ गए इस पोजीशन में भी कि आपके साथ कोई अनफेयर, कोई जस्टिस अनफेयर कुछ हो रहा है, आपको हक नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली एग्रीड में जाके पेंशनर एज ए पेंशनर आप ग्रीवेंस लॉन्च करेंगे और ये पेंशन का बाद आप लोगों का जो है वो यहाँ पर रेज करेंगे थ्रू दिस पोर्टल। तो आई थिंक आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। होप थैंक यू वेरी मच।